हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी ये क्लास है 10th फिजिक्स का जो 10th जो चैप्टर आपका चल रहा था द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो उसका सेकंड टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पावर ऑफ अकोमोडेशन। और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भाई ह्यूमन आई कैसी है, उसके अंदर के जो उसके पार्ट्स हैं कैसे वो काम करते हैं, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज की क्लास में हम जो हमारा आई लेंस जिसको हम बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आई के अंदर यूज होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी कहें या उसकी जो भी एक तरह से पावर क्या रहेगी देखने की, उसकी क्षमता एबिलिटी क्या रहेगी, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और जो पीछे वाला जो लेक्चर था कल वाला, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उसका लिंक मिल जाएगा, और कोशिश करूंगा कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन ऑफ जो है आपकी अकोमोडेशन ऑफ आई वो पता होनी चाहिए, तभी हम आई लेंस के बारे में सीख पाएंगे कि उसकी पावर वगैरह क्या होती है, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन कभी तो सीख पाएंगे। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, इस चीज को क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन ऑफ आई कहा जाता है, ठीक है। क्या बात है इसके अंदर, और कैसे हमारे पास आई लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है, ये चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा हम इसको पीछे वाली क्लास से उठाते हैं और फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी आई का डायग्राम था। आई के डायग्राम में ये हमारे पास आई लेंस जो है हमारा रखा हुआ था, और ये आई लेंस जो है इसको होल्ड कौन कर रहा था, हमारी जो सीलियरी जो मसल्स हैं वो इसको यहाँ से होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। ये दोनों ही आई के डायग्राम मैंने बनाए हैं अलग अलग पोजीशन के लिए, ठीक है। तो वहां पर हमने सीखा था, डेफिनेशन के टाइम पर पढ़ा भी था इसके बारे में, कि जो हमारा आई लेंस जो होता है ये इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे चेंज होती है। जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को, एक डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी इमेज की फॉर्मेशन जब होती है, तो हमारा जो फोकल लेंथ है ये कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। और जो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस या आई लेंस जो है नियर के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, यानी कि बीच से इसका जो डिस्टेंस है, बीच से इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाती है, इस केस के लिए कैसी हो जाती है, वो कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो गई। और इस केस के लिए अगर मैं डिस्कस करूं तो वो क्या हो जाती है, जो नॉर्मल पाया जाता है, नॉर्मल कंडीशन है, उसके मुकाबले वो पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास भी वो एबिलिटी कितनी है उसके अंदर, इस फोकल लेंथ से इस फोकल लेंथ तक वो कितना चेंज कर पा रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई, द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन जो हमें बता रही थी कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या चीज है, ठीक है जी। तो मैं इसको इरेज कर दिया हूं। आगे अब अगर हम कंटिन्यू करें इसी हमारे टॉपिक को इन डायग्राम्स की मदद से, देखो हमारी एक ह्यूमन की जो आई होती है वो कहाँ तक मैक्सिमम देख पाएगी, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया तो वो कितनी दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ ये नहीं कह सकते, कोई फिक्स डिस्टेंस किसी भी ह्यूमन के लिए नहीं है, सब किसी भी ह्यूमन आई के लिए ये नहीं है कि भाई हाँ मैक्सिमम इतनी दूर तक का देख सकता है, हो सकता है उससे थोड़ा कम, किसी का ज्यादा। तो इसलिए हम जो जनरल लेकर के चलते हैं वो क्या होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जहां पर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पर रखी हुई चीज भी हम, अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है तो हम वहां से आगने की वाली हर एक चीज को भी देख सकते हैं। तो यहां से जो इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी लाइट की, या ऑब्जेक्ट के बाद जो रिफ्लेक्शन हुआ है वहां से जो कोई इमेज के लिए जो है हमारे आईज के अंदर कोई लाइट अगर रिफ्लेक्टेड रेज हो गई है तो वो जा सकती है। जब इन्फिनिटी से वो चलना स्टार्ट करती है तो आफ्टर सम टाइम हमारी आईज जो है उसके, या हमारा जो लेंस था, लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन थी हमने पढ़ी थी, उस टाइम पर भी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पर क्या था कि जब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के जो है सेंटर के बीच से निकलती, इसके कॉन्वेक्स लेंस या मिरर के बीच से निकलती है, तो वहां पर क्या होता है,
जो हमारी इन्फिनिटी से कोई भी रे चल करके आती है तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो वही सेम काम यहाँ होगा। जब हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था तो हमारा ऑब्जेक्ट इसका मतलब कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब वो इन्फिनिटी से रेज जो है वो चल करके आई हैं, तो हमारे लेंस तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस जो थी, ये सेंटर जो लाइन कहे एक तरह से, उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आकर के ये लेंस से टकराई, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, और रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होने के बाद क्या होगा, ये फोकस से होकर के निकलेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जहां हमारा फोकस होता है वहीं पर अगर हम स्क्रीन को रख दें तो वहां पर हमें इमेज की फॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर हो जाएगी। आई के केस में क्या होगा, ये रेज आई थी, आने के बाद यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद ये लेंस से पीछे जब गई तो हमारी जो ये फोकल लेंथ थी वो इस तरह से, यानी कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इस तरह से एडजस्ट होती है कि हमारा जो ये यहां से जाने के बाद जो फोकस बनता है वो हमारा इस रेटिना के ऊपर बने। ये जो हमारे पास पीछे आई के अंदर जो स्क्रीन का काम करती है हमारी रेटिना, इसके ऊपर आकर के हमारा ये फोकस जो है वो लाई करता है, यानी कि रेटिना पर इसकी इमेज की फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ का चेंज होना यही बता रहा था कि हम उस तरह से हमारी आई जो है अपने आप को एडजस्ट करती है कि रेटिना पर ही उसकी इमेज बनती रहे। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो यहां से एक बात और कह सकते हैं कि भाई हमारी आई की जो पावर थी, या यूं कहें कि आई की जो कैपेबिलिटी थी वो क्या थी, मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि फार पॉइंट कितना था उसके लिए, फार पॉइंट यहां पर हमारी आई के लिए कितना होगा, वो इन्फिनिटी होगा। भाई मैक्सिमम हमारी जो आई है वो कहां तक के ऑब्जेक्ट को देख सकती है, इन्फिनिटी तक के। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है कि भाई नियर का ऑब्जेक्ट अगर कोई था, नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट रखा था, तो वहां पर हमारे पास कैसे इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी, या ये थिकनेस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा था फोकल लेंथ का। ठीक है, तो वहां पर हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में सीखा भी था कि कैसे जो है आपकी ये फोकल लेंथ जो थी इसकी, इस लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस या आई लेंस की, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इस केस में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नियर पॉइंट है। ये नियर पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पॉइंट से ये रेज चल करके गई हैं, ऑब्जेक्ट से निकल करके ये जाने के बाद क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, और रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है आपका, कन्वर्जिंग लेंस होता है, हमें इसके बारे में पता है। तो इस वजह से यहां पर भी क्या होगा, ये जो रेज आई थी निकल करके, रिफ्रैक्टेड जो रेज लेंस के थ्रू निकल करके आई थी, वो कहां करेंगी मीटिंग, वो मीट करेंगी किसी फोकस पॉइंट पर, और इस टाइम पर इसका फोकस फिर से चेंज होकर के कहां चला गया था, ऑलरेडी हमारे पास वो सेट था हमारी रेटिना के ऊपर। अब इस केस में क्या हुआ था और इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज करी थी और इस केस में हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज करी थी। जैसे ही थिकनेस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ते ही क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही थिकनेस घटेगी यानी कि थिन लेंस होगा, हमारी फोकल लेंथ जो है वो क्या कर जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल की शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट है, या यूं कहें कि एक इस शेप के अंदर आपके पास आई लेंस था। ठीक है, अब इस सर्कल की कोई एक रेडियस होगी, इस रेडियस का जो हम यहां से पार्ट कट करते हैं, इस तरफ का ये पार्ट जब हमने कट किया तो इसकी कर्व जो है वो ज्यादा मिली है हमें। ठीक है, मुकाबले कि हमने किसी एक और बड़े स्फीयर को लिया। ठीक है, ये एक और बड़े सर्कल को लिया, उस सर्कल के मुकाबले इसकी कर्व जो है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी छोटे से पार्ट के अंदर। तो जैसे ही हम हमारे इस लेंस का साइज बढ़ाते हैं, जैसे ही हमने हमारे लेंस का साइज बढ़ाया, इंक्रीज किया, पहले मान लेते हैं कि ये जो आपका लेंस था इसका साइज जो था वो कुछ इस तरह से था, तो अगर हम इसकी अब एक छोटे से इस पोर्शन को कट करते हैं तो ये जो कर्व है हमें ये थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, बजाय कि अगर हम किसी बहुत बड़े पार्ट मान लेते हैं कि कोई ये जो स्फीयर जो था आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा है,
तो इस स्फीयर में क्या होगा, जब हम इस पार्ट को कट करते हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो कर्व का जो पार्ट बनता है यहां से, वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए यहां से हमारे पास क्या निकल करके आया, इस केस के लिए हमारे पास जो ये फोकल लेंथ एफ से जिसको हम डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था, लेंस कैसा था, थिन हुआ था हमारे पास, थिन लेंस। ठीक है, कहां था ये हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस के अंदर था। वहीं अगर हम नियर ऑब्जेक्ट के केस में आते हैं तो नियर ऑब्जेक्ट के केस में लेंस कैसा हो जाता था हमारे पास, थिक। लेंस थिक का मतलब क्या हुआ, वो अंदर बीच से क्या है उसका साइज, ये जो साइज है वो इंक्रीज है, उसका साइज इंक्रीज हुआ है तो उसकी फोकल लेंथ क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास एक तरह से ये कहें कि इनका रिलेशन था एक दूसरे के विपरीत। तो आप इनमें से किसी एक चीज को याद कर लीजिए, उसके बाद आप उसको इजीली सेकंड को जो है वो अज्यूम कर सकते हैं समझ करके। ठीक है, तो ये था हमारे पास अकोमोडेशन ऑफ आई, नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा। और अगर हम नियर के लिए इसका पॉइंट देखें, ये नियर पॉइंट जो देखें तो वो कितना होता है हमारी आई के लिए, नियर पॉइंट जो होता है हमारी आई के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम यहां पर रेंज ऑफ आई विजन इसकी बात करते हैं तो यहां पर कितना होगा, इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर जो है हमारी आई के विजन की जो है वो रेंज निकल करके आ जाएगी। तो आप इसको साथ की साथ ही नोट कर लीजिएगा आपकी नोटबुक के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास रेंज ऑफ विजन ऑफ आई आ जाएगा। और ये हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस के लिए जो फोकल लेंथ का जो चेंज हो रहा था वो निकल करके आ गया है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट जो है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो नेक्स्ट जो है आपका उसको स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, क्या कहती है हमें, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि हम पावर के अंदर हमारी जो भी आई थी, आई का जो लेंस था उसकी पावर के अंदर कितना वेरिएशन हुआ है मैक्सिमम, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, The maximum variation in the power of an eye lens is known as power of accommodation। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं कि इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। फॉर नियर पॉइंट मैंने डायग्राम बना दिया है। जो हमारे पास आई का जो डायग्राम था उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बना दिया है, पूरा कंप्लीट वो सर्कल नहीं बनाया। जो ये होता है हमारे पास आई लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। और उसके बाद पीछे एक स्क्रीन लगी होती है, रेटिना जिसका नाम होता है। तो वहां पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। हर केस के लिए रेटिना पर ही हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इमेज का डिस्टेंस आप देखो, क्योंकि स्टार्टिंग से यहां से लेकर के रेटिना का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। उसका जो डायमीटर जो होता है वो होता है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली, रफली जो है इसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं, जिससे कि कैलकुलेशंस में ज्यादा दिक्कतें ना आए और आप लोगों को जो उसकी कैलकुलेशंस जो हैं उसमें डिवाइड्स ज्यादा ना करने पड़े, फ्रैक्शंस जो है वो कम से कम हो आपकी वैल्यूज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर क्या आ गया, इमेज का डिस्टेंस आ गया। और इस तरफ नियर पॉइंट के लिए हम नजदीक से नजदीक कितने सेंटीमीटर के या डिस्टेंस पर जो है इजीली आसानी से जो है वो देख सकते हैं। वो कितना आपके पास नियर जो डिस्टेंस था, नियर जो पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस था। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का दिया गया। पिछली क्लास जो थी, यानी कि पिछला जो चैप्टर था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। उसी का जस्ट यूज करके हम इसकी पावर को फाइंड आउट करेंगे इस नियर पॉइंट के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या था। लेंस फॉर्मूला जो था आपका वो हमारे पास होता था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/a।
यू, जहां पर आपके पास एफ क्या होती थी, फोकल लेंथ होती थी, वी क्या होता था, इमेज का डिस्टेंस होता था, कहां से, लेंस से इमेज का डिस्टेंस, और यू क्या होता था, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई मैक्सिमम वेरिएशन इन दी पावर ऑफ एन आई, तो पावर का फॉर्मूला भी हम साथ की साथ ही देख लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हमें याद भी होना चाहिए और याद होगा भी। तो पावर का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो होता था 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। और ये फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इन मीटर्स, यानी कि मीटर के अंदर जो है फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या होता था, फॉर्मूला होता था पावर का। ये जो फॉर्मूला है इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे आपकी नोट्स जो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ में ही हमारे इस लेंस फॉर्मूला को भी आप लोग जो है ठीक से नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका यूज यहाँ नियर पॉइंट के लिए भी हम करेंगे और आगे फार पॉइंट के लिए जब हम पावर को फाइंड आउट करेंगे तो वहां भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साइन कन्वेंशन से हमें पता है कि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो फोकल लेंथ क्या होती है, किस साइड होती है हमारी, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होती है लेंस के केस के अंदर। हाँ, अगर हम फोकल लेंथ की बात कर रहे होते किसी मिरर में तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होती। तो यहां से मैं वैल्यूज को एक बार फिर से रिपीट करते हुए लिख लेता हूं। तो u कितना होगा आपके पास, u होगा -25 सेंटीमीटर। क्यों, साइन कन्वेंशन का हम यूज कर रहे हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो है वो लाई कर रहा है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इसको नेगेटिव में लिख रहे हैं। वही बात करें हम v की, यानी कि इमेज डिस्टेंस, वो कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और कितना है वो 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं, इसको भी लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ को हमने क्या लिख लिया, सेम एज इट इज हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा लिया। उसके बाद इन वैल्यूज को उठा करके हमारे लेंस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास 1/f जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/v कितनी है, 1/v जो है हमारे पास v की वैल्यू थी 2.5 एज इट इज रखेंगे, सेंटीमीटर्स के अंदर है ये। और उसके बाद माइनस ऑफ 1/-25 क्या था आपके पास, u की वैल्यू थी, वो हमने सेम एज इट इज रख दी। तो ये माइनस यहाँ आ गया, एक माइनस यहाँ आ गया, तो इस वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से 1/f जो है आपका किसके इक्वल हो गया, 2.5 था, तो इसका पॉइंट अगर मैं रिमूव करता हूं तो क्या हो जाएगा, 10/25 लिख सकता हूं। और साथ में ही यहां पर क्या आ गया, ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/25 जो है मेरे पास आ गया। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ गया इसके पास, 25 आ गया, ठीक है जी। 10 और +1 तो ये यहां से कितना हो गया, 11 आ जाएगा। तो 11/25 सेंटीमीटर के अंदर जो है आपके पास निकल करके आई है। किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास 1/f की वैल्यू निकल करके आई है, ठीक है। तो यहां से हम f की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम रिवर्स कर दें। तो यहां से f की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ गई, 25/11 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस वैल्यू को, क्योंकि हमें पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पावर क्या होता है 1/ फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि फोकल लेंथ कैसी यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए, मीटर्स के अंदर। हमारे पास क्या आ रही है, सेंटीमीटर के अंदर। तो यहां से हम इसको साथ में ही चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां से आपके पास क्या चीज निकल करके आ जाएगी, 25/100 से ये क्या हो गया, रिमूव हो गया 4 टाइम्स पर। तो यहां से आपके पास जो फोकल लेंथ निकल करके आई 1/44 मीटर जो है वो निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस के लिए, इस नियर पॉइंट के लिए हमारे पास पावर की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगी, फॉर्मूले में पुट कर दो। यहां से हमारे पास पावर जो है वो किसके इक्वल आ गई, 1/ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आई है 1/44 मीटर। तो यहां पर 1 और इसके डिवाइड में 44 रखोगे तो वो वापसी रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा। तो ये यहां से कितना हो गया, 1/44 जो था वो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ये जो पावर होती है, पावर की जो यूनिट्स आती हैं वो किसके इक्वल आती है, ये वाली जो यूनिट्स हैं ये डायोप्टर के इक्वल आती है।
जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल डी से। तो ये जो यूनिट्स हैं आपके पास चेंज होने के बाद फाइनली पावर की जो वैल्यू आई है आपकी नियर पॉइंट के लिए, यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं कि P1 जो है आपके पास वो कितना आया है, P1 जो आई है मेरे पास पावर वो आई है 44 डायोप्टर। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो या इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं फटाफट बोल करके। U जो आपके पास था कितना था, -25 सेंटीमीटर था। V जो था आपके पास 2.5 सेंटीमीटर था। फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो 1/v - 1/u ये वैल्यू जब पुट की तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस था, तो ये हो गया 1/25 प्लस में, और इस तरफ 1/2.5 था, तो ये पॉइंट जो है रिमूव करेंगे तो 10 कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो यहां से आपके पास क्या चीज निकल करके आ गई, 1/ फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो 11/25 सेंटीमीटर जो है वो निकल करके आई थी। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ जो आएगी हमारे पास 25/11, उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया वैल्यू को। तो यहां से आपके पास क्या आ गया था, हमने इसको सेंटीमीटर से मीटर में भी चेंज कर लिया साथ में ही, तो 1/44 मीटर जो है हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू जो है निकल करके आ गई थी। यहां जब इस वैल्यू को हम इस पावर के फॉर्मूले में रखते हैं तो P1 जो कि हमारे पास क्या चीज थी, नियर पॉइंट के लिए हमारे पास जो पावर थी उसकी वैल्यू जो है वो निकल करके आ गई, और वो वैल्यू कितनी आई है, वो आई है हमारे पास 44 डायोप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम इसको फार पॉइंट के लिए जो है एक बार सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये पावर आपके पास नियर पॉइंट के लिए आई है, इसको एक साइड में जो है सेपरेट हम लिख लेंगे, ये किसी स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो है इसको हम रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम फार पॉइंट के लिए जो है हमारी इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इस पावर की वैल्यू को। वो कैसे करेंगे, उसके लिए जो फर्स्ट जो आई थी P1 नियर पॉइंट के लिए मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर देखो अब हमारा V जो था इमेज डिस्टेंस वो सेम रहेगा एज इट इज जो पहले केस में था, क्योंकि रेटिना यानी एक तरह से कहें कि कॉन्वेक्स लेंस से रेटिना की जो दूरी थी वो तो फिक्स रहेगी 2.5 सेंटीमीटर, उस केस में भी वो सेम थी, इस केस में भी वो सेम रहेगी। लेकिन अब U जो था आपका फार पॉइंट के लिए वो कितना हो जाता है, इन्फिनिटी चला जाता है। मैक्सिमम हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी पर। तो यहां से हमारे पास जो U है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इन्फिनिटी आ गई। और अगर हम बात करें V की तो V कितना रहेगा, V हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। तो यहां से हमारे पास इन वैल्यूज को जब हम अप्लाई करते हैं हमारे इस फॉर्मूला के अंदर, तो 1/ फोकल लेंथ जो थी वो किसके इक्वल आ गई, 1/v 2.5 सेंटीमीटर माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, इसको पॉजिटिव में लो नेगेटिव में लो, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट क्योंकि आपके पास ये क्या है, लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और U है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम इसको नेगेटिव लेना चाहें तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहां से जो आपके पास 1/2.5 था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10/25 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को मैं ऊपर ले गया तो यहां से आपके पास 10/25 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल टू 0 होता है। तो इस वजह से आपके पास क्या चीज आ गई, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां हमारे पास 1/ फोकल लेंथ जो था वो किसके इक्वल आ गया, 10/25 किसके अंदर है, ये सेंटीमीटर्स के अंदर आया है। अब इसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप में लेकर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो फोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है ना कि फोकल लेंथ के इनवर्स की, यानी कि 1/ फोकल लेंथ नहीं चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 25/10 जो है वो क्या आ गया, सेंटीमीटर्स आ गया। ये हमारे पास आ गई फोकल लेंथ की वैल्यू। और इसको अगर हम मीटर्स में चेंज करें तो मीटर्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड ये कर दिया। तो यहाँ 24 जो है, ये 25 जो है कितने टाइम्स इसको डिवाइड करेगा, 4 टाइम्स पर 100 को, और यहां से आपके पास जो है फोकल लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी, 1/40 मीटर जो है वो निकल करके आ जाएगी। अब हमारा पावर का फॉर्मूला जो था उसके अंदर हम हमारी इस फोकल लेंथ की वैल्यू को अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या चीज निकल करके आएगी, हमारे पास जो पावर है
यानी कि सेकंड केस के लिए जो पावर है P2, इसको मैं लिख रहा हूं, वो किसके इक्वल है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ की वैल्यू 1 अपॉन 40 है, तो फिर से 40 जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहां से जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा 40 डायोप्टर जो है हमारी वैल्यू जो है P2 के लिए वो निकल करके आ जाएगी। तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि P1 और P2 की वैल्यू कितनी कितनी और क्यों आई है। तो इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, P2 इज इक्वल टू क्या आया है 40 डायोप्टर। ये अगर 40 डायोप्टर आई है, पहले वाली कितनी थी हमारे पास, वो हमारे पास थी 44 डायोप्टर। अब हमारी जो डेफिनेशन थी आप देख लीजिए, या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए या फिर आपने नोटबुक में नोट की होगी वो देख लीजिए। वो क्या कह रही थी डेफिनेशन, वो कह रही थी कि आई लेंस की जो पावर है उसके अंदर कितना मैक्सिमम वेरिएशन हो रहा है, उसको हमने क्या कहा था, जो अकोमोडेशन ऑफ आई है, या कहें कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई है, उसकी डेफिनेशन हमसे कहती थी। तो इसको जब मैं इरेज करके उसकी वेरिएशन को फाइंड आउट करता हूं, आई जो हमारी पावर थी आई लेंस की उसको, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो होगा हमारे पास P1 माइनस P2, यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए कितना वेरिएशन हो रहा है। तो P1 की वैल्यू कितनी आई थी 44 डायोप्टर, उसमें से P2 की वैल्यू कितनी आई है 40 डायोप्टर, तो यहां से कितना आ गया आपके पास पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो आ गया 4 डायोप्टर। तो हमारी आई के लिए जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है वो कितनी होती है 4 डायोप्टर की आती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज की क्लास में बस हम यहीं तक करेंगे। ये टॉपिक जो है आपका काफी इजी एक तरह से टॉपिक था। अक्सर आपके क्वेश्चंस के अंदर या यूं कहें कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट जो है इसकी डेरिवेशन जो है कंप्लीट वो करवा ली जाती है। तो आप इसको लिख करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और पढ़ करके मजा भी आया होगा। तो इसलिए प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।